have to tell them that what is the road we travel to reach here and what is the road they can travel. Their road to travel is not running away from Nepal. Their road to travel is making this country better. That is a message that I would like you all to give, because this is the message that you all have been giving, and that's why a lot of the people from other countries have trusted you to represent them here. Not only I don't think the representation, their interest is only to be rescued and taken out for a little meal or just for sightseeing. The representation is in Nepal. Your representation in Nepal is because they are really interested in Nepal, the country, everything about Nepal. देखिए कैसे नेपाल के मंत्री लोगों को इस नदी नाला में इस कदर से पीट रहे हैं। वहाँ के नए युवा जो कल के भविष्य हैं वो आज इस तरह से दुर्व्यवहार किसी भी इंसान के साथ कर रहे हैं। मानते हैं कि इनका गलती है, लेकिन इतनी भी बड़ी सज़ा इस कदर से ना दी जाए। ये वहाँ के मंत्रीगण हैं जिनको नेपाल के जनता पत्थर से मार रहे हैं। बचते बचाते आ रहा था, फिर भी इसको किसी ने देख लिया। इस कदर पीट रहे हैं, ये देखो भाई। और यहाँ पे एक मिस्टेक हुई कि किसी बच्चे को ही ये चोट लगी है। पत्थरबाजी में गलती से अपने पक्ष के बंदे को ही लग गए, और ये जिसने भी किए हो आपसी दुश्मनी भी निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें, जिनको पत्थर मार रहे थे उनको ना लग के अपनी जो पत्थर मारने वाले लोग हैं उनके टीम के बंदे को ही लग गए। देख रहे होंगे आप। दो चेहरे मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये दो देखिए दोस्तों क्या हाल कर रखा है नेपाल के आज के युवा बालक ने। नेपाल की प्रशासनिक अवस्था को, नेपाल में कार्यरत प्रशासनिक विभाग के लोगों के साथ किस कदर का सलूक कर रहे हैं। कमेंट ज़रूर करें, क्या ये उचित है किसी भी देश के प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के साथ अगर आप इस तरह की कार्य कर रहे हो तो ये प्रशासन के अपमान। इप्पी शर्मा ओली गायब हो गया। पहले हेलीकॉप्टर फिर हवाई जहाज, कहीं नहीं पता कहाँ है। राष्ट्रपति भवन पे हमला हो गया और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके घरों पे हमले हो चुके हैं। नेपाल की फौज सड़क पे आ गई और नेपाल की फौज धीरे धीरे करके सबको निकाल रही है। वहां पे पुलिस गायब है। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि बॉस, हम आपकी जान की जिम्मेवारी अब नहीं ले सकते। अगर आपके ऊपर हमला होता है, आपकी जान जाती है।
दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा नेपाल में हो रहा है। नेपाल में 24 घंटे में तख्ता पलट हो गया। ऐसा तख्ता पलट जिसका ना कोई नेता है और ना कोई चेहरा। नेपाल में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। देश में चारों तरफ हिंसा और अराजकता है। सेना और पुलिस लाचार है, सरकार फरार है। खबर है पीएम केपी ओली देश छोड़कर भाग गए हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल कहां छिपे हुए हैं किसी को मालूम नहीं। जगह जगह ओली सरकार के मंत्री पिट रहे हैं या जान बचाने के लिए छिप गए हैं। तो सवाल ये कि आखिर नेपाल में ऐसा क्यों हुआ। सवाल ये भी कि 24 घंटे में तख्ता पलट कैसे हो गया। सवाल ये भी कि जिस आंदोलन का ना कोई नेता ना कोई चेहरा, वो आंदोलन इतना सक्सेसफुल कैसे रहा। क्या ये केवल सोशल मीडिया का कमाल है या दुनिया की दो महाशक्ति अमेरिका और चीन की लड़ाई का नतीजा है। और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक है। अब मैं आपको बताता हूँ नेपाल चल रहा है, प्रधानमंत्री कहीं भाग गए, राष्ट्रपति कहीं भाग गए। आइए आपको बताता हूं किस समय नेपाल में चल क्या रहा है। देख रहे हैं आप, इसी हेलीकॉप्टर से भाग गए बताया जा रहा है। और नेपाल में सरकार का तख्ता पलट हो गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। सेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, आपको यह भी जानकारी दे दें मुफ्ती जी से कि उन्हें अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। खबर यह है कि उन्हें सेना के किसी कैंप में छिपा कर रखा है। सबसे पहले सरकार के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद वित्त मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। आखिर में पीएम ओली और राष्ट्रपति के इस्तीफे से खेल बदल गया। नेपाल में हालात सेना के कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं है, बाहर हो चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि मंत्री ऐसे हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, जान बचाकर भाग रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं, दुबके हुए हैं। पुलिस और सेना की फायरिंग में 22 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हैं, जिनमें कई की हालत बेहद नाजुक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अलावा दूसरे शहरों में बुरा हाल है। पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के साथ बड़े नेता युवाओं की टारगेट पर है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में आग लगा दी गई। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को उनके घर से घसीट कर बाहर लाया गया, पीटा गया। पूर्व पीएम पुष्प कुमार दयाल के घर को भी आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, नेपाल में यह हिंसा कब थमेगी किसी को नहीं पता। सेना ने अब अपील की है, उसका कोई असर हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर नेपाल चल रहा है और कैसे इस पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी अब भी उग्र हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनवा दें आप। कल बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए। हमारा ये नेपाल का जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये हमारा ये वो जा नहीं रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर घुसना चाहते हैं। आग के हवाले भी संसद को कर दिया है। और यही तस्वीर इस समय पूरे नेपाल में सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी। एक और तस्वीर आपको बताने वाला हूँ। कैसे देखिए सर, अंदर घुस रहे हैं, बैरिकेड से रोका जा रहा है लेकिन रुक नहीं रहे। देख रहे हैं आप, अभी भी वहां पर सेना और पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए। भतीजावाद को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। बेरोजगारी चरम पर है, देख रहे हैं आप, नेपाल में बेरोजगारी चरम पर है। नौकरी देने में नेपाल की सरकार फेल हो गई। नेपाल में अभी बेरोजगारी दर 11% से ज्यादा है। युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे देश जाना पड़ता है, जबकि नेताओं और अधिकारियों के बच्चे मौज कर रहे हैं। अस्थिर सरकार, ये भी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि 2008 में लोकतंत्र आया तो जनता को उम्मीद जगी, लेकिन 17 साल में कुछ नहीं हुआ। एक भी सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। कोई भी नेता देश के लिए काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया। नेता जोड़ तोड़ थे, सत्ता में आने लगे, कुर्सी बचाने में लगे रहे। और नेपाल की विदेश नीति भी ढुलमुल रही है। अमेरिका और चीन का इंपैक्ट आपको बता रहा हूँ। ओली सरकार का झुकाव चीन की तरफ था, जबकि पहले की सरकारें अमेरिका के करीब रही। ऐसे में युवाओं को लग रहा है कि नेपाल एक मौरा बन गया है। अब भारत से कैसे दूरी बढ़ेगी।
नेपाल हमेशा भारत के करीब रहा, लेकिन भारत नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता भी रहा। पिछले कुछ सालों में सरकार का भारत विरोधी रवैया दिखा। केपी ओली खुलेआम भारत के खिलाफ काम करते दिखे। भारत की आस्था और संस्कृति पर भी उन्होंने चोट की। भगवान श्री राम को नेपाल का बता दिया था। भारत के नक्शे से भी छेड़छाड़ की थी, जो युवाओं में गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह बना। और ये वो कारण है जो नेपाल में हिंसा के कारण को आपको अच्छे से समझ में आए हो। लेकिन हमने आज एक्सपर्ट से बात की, वो क्या बता रहे हैं सुनिए सर। अगर केवल ये सोशल मीडिया ऐप के बैन की बात होती तो वो तो कल ही हटा दिया गया था और गृह मंत्री ने भी, होम मिनिस्टर ने कल रिजाइन कर दिया था। तो अगर केवल वही बात होती तो जरूर इस प्रोटेस्ट को वापस ले लेते, परंतु वो प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बड़ा है। जो युवा वर्ग की पीढ़ी है उनके सामने ये भी था, जो ये 3-4 लोग हैं, उनका परिवार है, जिनका जैसे म्यूजिकल चेयर चल रहा है। केपी शर्मा ओली है, पुष्प कमल दहाल प्रचंड हैं, शेर बहादुर द्वेबा हैं, माधव नेपाल हैं। बस पिछले 10-15-20 साल से वही उनका म्यूजिकल चेयर्स होता आ रहा है। और जो इतनी असंतुष्टता है लोगों में, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है, परंतु ये अपना नेता बदलते रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि प्रदर्शनकारी जब अपने उग्र प्रदर्शन को अंजाम देते तो वो क्या कर रहे हैं नेपाल में, दिखाइए तो ये आप देखिए। ये लोग जो सोशल मीडिया बैन की मांग कर रहे थे, सोशल मीडिया बैन हटाने की मांग कर रहे थे, अब प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं देखिए जरा। ये सेना के सामने डांस कर रहा है। इन लोगों की मांग थी कि बालेंद्र शाह ने रची है। आखिर ये बालेंद्र शाह कौन है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं। नेपाल में 24 घंटे में तख्ता पलट हो गया। जेन ज़ी जनरेशन यानी युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया। दर्शक, जेन ज़ी मतलब 18 से 28 साल के युवा, और ये आज की दुनिया में सोशल मीडिया की ताकत भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा हो क्या गया। दरअसल सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया गया, #स्टॉप करप्शन जेन ज़ी नेपाल और वेकअप नेपाल से शुरुआत हुई। और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये रैपर बालेंद्र शाह ने 7 सितंबर को लिखा, 8 सितंबर को रैली साफ तौर पर जेन ज़ी की है। कल की इस रैली में कोई भी पार्टी, उसके नेता, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदे के लिए इसमें शामिल ना हो। उम्र के कारण मैं नहीं जा सकता, लेकिन युवाओं को मेरा पूरा सपोर्ट है। और इस पोस्ट को 21,000 से ज्यादा बार शेयर किया गया। 3.5 लाख से ज्यादा यूजर्स ने इस पर रिएक्ट किया। 36,000 से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट किया। और इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट की बाढ़ आ गई दर्शकों, जिसके बाद एक दूसरा मीडिया पोस्ट भी वायरल होता है, जिसमें लिखा था, काठमांडू में हम सभी जेन ज़ी का आंदोलन। यही है वो बच्चे। यहाँ किसी को लीडर नहीं बनाया जाता, यहाँ नेता बनने की कोशिश भी ना करें। कोई एक्टर, नामी पर्सनालिटी, लीडर यहाँ पर ना आए। सपोर्ट करना हो तो युवाओं के साथ पीछे आकर लाइन में लग जाए। ये आंदोलन हमारे नेपाल के भविष्य के लिए है, हमारी आवाज, हमारी आन बान शान के लिए है। जिसके बाद ये आंदोलन काफी शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ, जिसका तात्कालिक कारण सोशल मीडिया पर पाबंदी को हटाना था। लेकिन गुस्सा सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ निकला, भाई भतीजावाद के खिलाफ भी था, और नेपो बेबीज भी इसे नाम दिया गया। आज आपको दिखाते हैं नेपाल का सबसे बड़ा मॉल। जी हाँ दोस्तों, ये है भाट भटेनी। और काठमांडू की सड़कों पर धुआं है, आग की लपटें हैं, टूटे हुए शीशे हैं और लूटपाट का शोर है। बट यू कैन डू। रोकिराखेको अवस्था, उहाँले यो सहयोग गाडी बढ्नु भएको छ।
र यति बेला सबैजनालाई है यो एउटा प्रेस रिलिज हो र यो सम्पूर्ण नेपालीदेखि लिएर सबै युथ्सहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन पनि हो। हामीले यो प्रेस रिलिज गर्ने भनेर हामीले सोचिरहेको थियौँ होइन, केही समयमा हामीले गर्छौँ भनेर हामीले प्रेसहरूसँग कुरा पनि भइरहेको थियो, तर सबै ठाउँमा गल्फी लागेपछि हामीले यो प्रेस रिलिज गर्न सकेनौँ। सो यसलाई नै आधिकारिक प्रेस रिलिज मानेर हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो। हामी नेपाल टिमलाई चाहिँ एकदमै टार्गेटमा राखिरहेको छ भनेर हाम्रो बुझ्नुमा आएको छ होइन। एनिथिङ क्यान ह्यापन टु अस एनी टाइम। हामी नेपालको युथ्सहरूलाई एभ्री वान इज जेन्ट्स हियर होइन। हामीलाई इफ इन केस केही तलमाथि भएको खण्डमा तलमाथि एकजना हाम्रो भलन्टियर्स एकजना हाम्रो युथलाई पनि तलमाथि भएको खण्डमा चाहिँ त्यसको जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ र यो आन्दोलन चाहिँ अझै तपाईँले जारी राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो विनम्र क्याप्टर्सहरूको मान्छे कतिजनालाई घाइते बनाएको छ होइन। त्यो प्रोभिन्सेसहरूको सबै मिनिस्टर्स यो हो र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु नि, यो मेरो अन्तिम भिडियो पनि हुनसक्छ। अन्तिममा म सबैजनालाई स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। जतिजना हाम्रो भाइहरू बित्नु भएको छ, जतिजना तपाईँको हाम्रो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एभ्री वान टु बी सेफ। सबैजना युथहरू प्लिज बी सेफ। एउटा सुन्दर रङ्गी चङ्गी फुलहरू हरेकलाई अबको 10 वर्षमा हाम्रो देश नेपाल कस्तो बनाउन सकिन्छ हेरौँ है त। सरकारी स्कुल, गाउँघर, व्यवस्थित बजार क्षेत्र, सफा सहरका नदीहरू, प्रविधि केन्द्र, सबैलाई रोजगार, नयाँ सिंह दरबार, हामी नेपाली हौं। हाम्रो देश राम्रो बनाउनु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो। आओ सँगै नयाँ नेपाल। और बचा लो मोदी सरकार, यानी नेपाल में जो भारतीय बसे हैं वो कह रहे हैं मोदी सरकार से कि बचा लो। 2 दिन से नेपाल में लगातार सिचुएशन खराब है, वो इसीलिए उनका जो भी नेपाल में सोशल मीडिया है ना पूरा बैन कर दिया गया है। तो इसीलिए नेता लीडर जो कुछ करना है, ठीक है ना, ये दिमाग में बिठा लेना। 3-4 दिन तो बहुत ट्राई के करना है। उसमें जो भी नेता का नाम यही प्रकार का है, केपी शर्मा ओली इनका प्राइम मिनिस्टर है।
प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट रामकृष्ण पौडेल प्रेसिडेंट। और पुष्पा कमाल दहाल, ये आप देख लो, ठीक है ना। जो भी इसमें आदमी है वो आने की कोशिश करेगा, उनको अपन पहचानना है। जो भी नेपाली गाड़ी में जाएगा, वो जो भी इंडियन गाड़ी में भी जा सकती है, तो उनको इनका चेहरा ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। आपका दिमाग में रख लेना, अच्छे से चेक करना है। बिना आईडी कार्ड चेकिंग पे किसी को नहीं देना, प्रॉपर चेकिंग करना है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तब आप मतलब नेपाल में कहाँ का हो, ये सब पूछना है, ठीक है ना। जब अच्छे से जान जाएगा तभी छोड़ना है। 2021 में सबसे पहले म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। 2021 में तख्ता पलट के बाद अफगानिस्तान में तालिबान आया। 2022 में श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ गई और वहां के प्रधानमंत्री को देश से भगा दिया गया। इसी साल पाकिस्तान में इमरान खान को कुर्सी से उखाड़ फेंक दिया गया। 2023 में मणिपुर को जलाना शुरू किया गया और 2024 आते आते बांग्लादेश का भी खेल खत्म। यानी कि लगातार ये कोशिश हो रही है कि भारत के आस पड़ोस में डीप स्टेट अपने मन की सरकार को बिठाए या वहां पर पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया जाए। किसी देश की सत्ता पलटनी हो तो सबसे पहले जनता को उकसाया जाता है। कोई ना कोई एक नैरेटिव या मुद्दा सेट किया जाता है जिससे जनता भड़के और सड़कों पर आ जाए। अब जरा भारत की तरफ देखिए, कभी किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की चौखट पर भीड़ खड़ी कर दी जाती है, कभी मणिपुर को जलाने की साजिश रची जाती है, कभी एक के बाद एक ट्रेन डिरेल कराए जाते हैं, ताकि एक बार जब भीड़ सड़कों पर आ जाए तो फिर सरकार को हिलने में वक्त नहीं लगता। आजकल फिर से किसान आंदोलन के नाम पर भीड़ इकट्ठा की जा रही है, जबकि असलियत में ये कोई आंदोलन है ही नहीं। ये सब उस तंत्र का हिस्सा है जो तंत्र बांग्लादेश जैसे देशों में चलाया गया था। और नेपाल भले ही आज चल रहा हो, लेकिन इसकी चिंगारी वामपंथ को कुचल दिया गया है। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है। नेपाल अब सेना के कंट्रोल में है। इस बीच नेपाल की सेना ने भी एक इशारा किया है कि राजशाही वापस आ सकती है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि नेपाल में मनीषा कोइराला ने क्या तहलका मचा दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला नेपाल के एक बड़े राजनीतिक घराने से आती है। मनीषा कोइराला के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कोइराला परिवार की नेपाल की राजनीति में मजबूत पकड़ रही है। ऐसे में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की समर्थक रही मनीषा कोइराला ने नेपाल से एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें खून से सने एक जूते को दिखाया गया। मनीषा ने लिखा, नेपाल की जनता के साथ जो हुआ वो एक ब्लैक डे जैसा है। मनीषा कोइराला ने कहा कि जनता की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके आक्रोश और न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया जा रहा है। मनीषा कोइराला कई बार कह चुकी है कि मैं डेमोक्रेट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल को स्थिरता के लिए राजशाही की जरूरत है। मनीषा नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहती है। मनीषा ने कहा कि हम दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र थे, हमारी सबसे बड़ी पहचान यही थी। नेपाल में धर्म को लेकर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई युद्ध, कोई संघर्ष नहीं था। इसे क्यों हटाया गया? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साजिश थी। तो वहीं आपको बता दें कि दिल से बॉम्बे और 1942 लव स्टोरी जैसी फिल्मों में अपने रोल्स के लिए मशहूर हुई मनीषा कोइराला ने हाल ही
में संजय लीला भंसाली की नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार से वापसी की है। बहरहाल अब आते हैं नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिकटेल पर। अशोक राज सिकटेल जब अपने देशवासियों को संबोधित करने के लिए आए तो उनके पीछे जो तस्वीर थी वो नेपाल के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह की थी। यानी सेना भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है कि नेपाल में राजशाही आ सकती है। नेपाल में वामपंथ को कुचल दिया गया है। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है। नेपाल अब सेना के कंट्रोल में है। इस बीच नेपाल की सेना ने भी एक इशारा किया है कि राजशाही वापस आ सकती है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि नेपाल में मनीषा कोइराला ने क्या तहलका मचा दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला नेपाल के एक बड़े राजनीतिक घराने से आती है। मनीषा कोइराला के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कोइराला परिवार की मंत्री रह चुके हैं। कोइराला परिवार की नेपाल की राजनीति में मजबूत पकड़ रही है। ऐसे में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की समर्थक रही मनीषा कोइराला ने नेपाल से एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें Hello everyone, I'm so sorry. As मैले किनकि अपडेट गर्न पाइनँ, I was very busy हैन। अनि अहिले बल्ल मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु तपाईहरुको लागि। यही ठाउँमा झुन्डेर म एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हो। अहिले यहाँ बजारमा चोरी गर्दै गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, अहिले हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अहिले प्रहरीले खेलिरहेको छ। जसरी पनि हामी देखाइरहेको छौँ अहिले रानी भन्सारमा यहाँ चाहिँ अहिले भित्र भन्सारभित्र छिरेर चोरी गरिरहेको थियो र अहिले यहाँनिर प्रहरीले खेलिरहेको अवस्था छ। हामी देखाइरहेको छौँ दर्शकबिन, यहाँ हेर्नुहोस् यसरी चोरी गरिरहेको थियो। हामी देखाइरहेको छौँ दर्शकबिन, अहिले यहाँ भित्र चोरहरू चाहिँ पसेर यसरी चोरी गरिरहेको अवस्था थियो र इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका टोली अहिले भर्खरै आउनु भएको छ। हामीले सूचना मार्फत उहाँहरूलाई जानकारी गराएको छौँ र अहिले I was sort in my eyes, I was sort in my सिंह दरबार में जितने भी कागज पत्र छले नेपाल के डॉक्यूमेंट सब छले सब जेल के राखल गेले और ये बहुत नेपाल के लागि दुखद खबर है। साथ ही सब नेपाल अब जीरो ले सिंह दरबार में जितने भी कागज पत्र छले नेपाल के डॉक्यूमेंट सब छले सब जेल के राखल गेले और ये बहुत नेपाल के लागि दुखद खबर है। साथ ही सब नेपाल अब जीरो कता घर जरो बुआ तास पे तो नेपाल और इंडिया में सिमिलरिटी देखो है ना, ये भी अपुत्र है और नेपाल का केपी ओली भी गांडू है, ये भी अपुत्र है। इन दोनों को कोई है ना वारिस नहीं है, अपुत्र है, बच्चा बच्ची नहीं है। देखो मोदी भी टैक्स पेयर को पैसा लूट के अपना पार्टी को अमीर करता है और ढोंगीबाज करता है, हिंदू मुस्लिम करके पॉलिटिशियन है ना अपना पालता है। दूसरा ये नेपाल का है ना केपी ओली, ये भी टैक्स पेयर का पैसा लूट के स्विच बैंक में रखता है और नेपाल के अंदर कमेटी करता है, कमेटी। ये ऐसा है दोस्तों, नेपाल और भारत का वायरस हो चुका है ये दोनों। साउथ एशिया को तो कोविड से भी बड़ा वायरस केपी ओली और हिंदू है दोनों ही। देखो दोस्तों ये लोग ना जब तक मरेगा नहीं ना तब तक हमारा मुल्क ने है ना शांति से सांस ले नहीं पाएगा। मरो बुड्ढो, तुम लोग सफेद हो चुका है बाल है ना, पाँव से सिर तक तुम लोग खत्म हो चुके हो, तुम्हारा ऑर्गन भी खत्म हो चुका। रंडी को बान केपी ओली मान
सामने बड़ा सवाल यह है कि अगला प्रधानमंत्री वहां पर कौन बनेगा और भारत की भी इस पर नजर है। क्यों आपको हमें सबको इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि भारत के मीडिया में तो यही खबरें चल रही हैं कि काठमांडू के 35 साल के मेयर बालेंद्र शाह को नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन नेपाल का मीडिया कह रहा है